हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। आज के सेशन में हम 23 फरवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक बने रहिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां से कलेक्ट कीजिएगा। सारे करंट अफेयर, सारे फैक्ट ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन एक बुक से है, आइए देखते हैं बुक का नाम क्या है। क्वेश्चन पढ़िए। द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन एंड लीगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में इस बुक को लॉन्च किया गया है और इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है शशि थरूर को। आपको पता होगा कांग्रेस के बहुत ही फेमस लीडर हैं शशि थरूर। इनकी हाल ही में एक बुक लॉन्च की गई। बुक का नाम है द सेज हु री इमेजिन हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन एंड लीगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। और बुक को लॉन्च किया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में इस बुक को लॉन्च किया। सीपी राधाकृष्णन भारत के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं। तो यहां पर राइटर मिल गए कि लिखी किसने है, तो यह है डॉक्टर शशि थरूर। और बुक किस पर बेस्ड है, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो 19वीं सदी के एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे जिनका नाम था श्री नारायण गुरु। केरला में इनका जन्म हुआ था। भारतीय हिंदू धर्म में काफी योगदान दिया है इन्होंने। केरला में 19वीं शताब्दी में इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। इनका संदेश था कि मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की अवधारणा होनी चाहिए। वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। यह कॉन्सेप्ट पर पूरे जीवन को व्यतीत किया, भारत का भ्रमण किया और हिंदू धर्म को प्रसारित करने के लिए श्री नारायण गुरु ने काफी काम किया है। तो शशि थरूर ने इनके जीवन पर बेस्ड, इनके संघर्षों पर बेस्ड एक बुक को लिखा है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। शशि थरूर ये एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, आपको पता होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस के बहुत ही फेमस लीडर हैं। इनका जन्म यूके के लंदन में हुआ था। ओके, डॉक्टर शशि थरूर लगभग 29 वर्षों तक यूनाइटेड नेशन में काम कर चुके हैं। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन में अंडर सेक्रेटरी जनरल के रूप में भी ये काम कर चुके हैं, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन में। तो अंडर सेक्रेटरी जनरल थे और यूनाइटेड नेशन में भी सेक्रेटरी जनरल के पद तक ये पहुंचने वाले थे, लेकिन बन नहीं पाए। इनके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये। तिरुवनंतपुरम केरला से लोकसभा के एमपी है। 2009, 2014, 2019 और 2024 आखिरी बार जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी ये जीत कर आए। तो रिसेंटली भी अगर हम देखें तो ये लोकसभा के एमपी हैं अभी भी। अगर मिनिस्ट्री देखें तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में विदेश राज्य मंत्री के रूप में काम किया है 2009-10 में, और मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी इन्होंने 2012 से 2014 तक काम किया है। शशि थरूर इनकी राइटर भी हैं, काफी बुक्स लिखी है इंग्लिश में इन्होंने। 2019 में इनकी एक बुक रिलीज हुई थी, एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसके लिए शशि थरूर को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा चुका है। और रिसेंटली एक और बुक इनकी लॉन्च की गई है, भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने नई दिल्ली में इस बुक को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक शंकर का हाल ही में निधन हो गया। यह किस भाषा के लेखक हैं? तो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा चुका है लेखक शंकर को। ये बंगाली भाषा के साहित्यकार हैं। वैसे इनको साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य की दुनिया में शंकर के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम मणिशंकर मुखोपाध्याय था। 92 वर्ष की आयु में कोलकाता में हाल ही में इनका निधन हो गया। बंगाली भाषा के फेमस साहित्यकार। लगभग 70 सालों तक मॉडर्न बंगाली लिटरेचर के एक स्तंभ के रूप में इन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी है। एक बुक इनकी रिलीज हुई थी जिसका नाम था एका एका एकाशी। इस बुक के लिए 2021 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जा चुका है। तो बंगाली साहित्यकार मणिशंकर मुखोपाध्याय, जिन्हें शंकर के नाम से जाना जाता है, 92 ईयर की एज में हाल ही में इनका निधन हो गया। काफी सारे नॉवेल इन्होंने लिखे हैं, काफी सारी बुक्स लिखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर बंगाली भाषा में देखें तो चौरंगी, सीमाबद्ध, जन अरण्य, कतो अजानारे, ये सारी बंगाली बुक्स हैं जो कि लिखी है मणिशंकर मुखोपाध्याय ने। तो 92 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। बंगाल से आते
और बंगाली भाषा के साहित्यकार थे। फरवरी 2026 में आयोजित प्रथम लाइबर विन चैंपियंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो एक बिलियर्ड्स प्रतियोगिता है लाइबर विन चैंपियंस कप 2026। इस बार पहली ही एडिशन है, इसकी पहली ही बार इसका आयोजन किया गया है। आयोजन बेंगलुरु में हुआ था, कर्नाटका में, और इसके विनर रहे हैं भारत के बहुत ही फेमस स्नूकर और बिलियर्ड्स प्लेयर जिनका नाम है पंकज आडवाणी। तो पहला ही एडिशन लाइबर विन चैंपियंस कप 2026 के विनर कौन रहे? पंकज आडवाणी। इन्होंने फाइनल में कमल चावला को हराया और कमल चावला को हराकर पहला एडिशन इन्होंने अपने नाम किया। फाइनल मुकाबला जो है ना, वो कर्नाटका स्टेट बिलियर्ड्स एसोसिएशन बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो इंडिया के पंकज आडवाणी जो कि बिलियर्ड्स और स्नूकर प्लेयर हैं, इन्होंने ये पहला एडिशन अपने नाम किया है। आयोजन किसने करवाया? तो आयोजन लाइबर विन क्लॉथ द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। चाइना की एक कंपनी है लाइबर विन, और क्योंकि जीते हैं पंकज आडवाणी, तो पंकज आडवाणी को इंडियन ब्रांड एम्बेसडर भी इस जीत के साथ नियुक्त किया है लाइबर विन ने। एक चीनी कंपनी है जो कि नॉर्मली स्नूकर और बिलियर्ड्स से संबंधित जो क्लॉथ्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं, उनके निर्माण के लिए जानी जाती है, चाइना कंपनी। और इसी ने आयोजित करवाया था लाइबर विन चैंपियंस कप 2026 का। तो क्योंकि पंकज आडवाणी जीते, तो इंडियन ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बने इसके? पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी को थोड़ा हमें जानना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही फेमस बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी हैं इंडिया के, महाराष्ट्र के पुणे से आते हैं। ओके, बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों के ही एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं। 28 वर्ल्ड टाइटल इन्होंने अपने नाम किए हैं बिलियर्ड्स और स्नूकर में। कई बार इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की, और इवन दुनिया के एक लौते ऐसे प्लेयर जिन्होंने बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों ही फॉर्मेट में ग्रैंड स्लैम के खिताब जीते हैं। दुनिया के एक लौते से खिलाड़ी इंडिया के हैं, महाराष्ट्र से आते हैं पंकज आडवाणी। एशियन गेम्स 2006 जब दोहा में हुआ था, 2010 जब ग्वांगझू में हुआ था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। इसके अलावा भारत सरकार ने खेलों के क्षेत्र में पंकज आडवाणी के योगदान के कारण इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था 2018 में। इसके पहले इन्हें पद्मश्री 2009 में दिया जा चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2006 में दिया गया था, और सबसे पहले अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया था 2004 में। ओके, तो 2004 में अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2006, पद्मश्री 2009 और पद्म भूषण 2018। ठीक है, याद रखिएगा, पंकज आडवाणी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। आप सभी के लिए 100 आवर जीएस कोर्स यहां पर अवेलेबल है, काफी एफोर्डेबल प्राइस पर। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है वो आपके यहां पर कवर हो जाएंगे, बहुत ही इजी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। सभी सब्जेक्ट जितने भी जीएस में आते हैं वो सभी आपके 100 आवर में यहां पर कवर करवाए गए हैं। हर एग्जाम में देखिए जीएस के पोर्शन में स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होता है स्कोर करने में, क्योंकि अनलिमिटेड है जीएस। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट को इंक्लूड किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं जीएस की, वो यहां पर इंक्लूड की गई है, और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस के पोर्शन में अगर आपको स्कोर करना है तो ये रामबाण है आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारी टीम को। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सेकंड का शुभारंभ हाल ही में किया गया है भारत के असम राज्य में। कहां किया गया? असम राज्य में। देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या। पहले तो यह समझिए कि यह दूसरा फेज है इस प्रोग्राम का, जो कि असम में शुरू किया गया। असम के नाथनपुर विलेज में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के सेकेंड फेज का शुभारंभ किया गया। पहला फेज 2023 में आया था। किसका? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। इसका उद्देश्य था कि चाइना से लगी हुई जो बॉर्डर है ना,
वहां के गांवों को डेवलप किया जाए, जो भी बेसिक फैसिलिटी है, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको डेवलप किया जाए। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के क्या हो रहा था, क्योंकि फैसिलिटी नहीं थी, तो वहां के जो लोग हैं ना, वो माइग्रेट करके जा रहे थे दूसरी जगह पर। तो इससे क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र जो कि सीमावर्ती क्षेत्र, वो खाली हो जाते हैं। अब वो खाली हो जाते हैं तो थ्रेट बढ़ जाता है इंडिया को, इंडिया की सिक्योरिटी में काफी प्रॉब्लम आता है। और ऑब्वियसली बात है, फिर ऐसे वीरान जगह पर कोई भी दूसरे देश की सेना, क्योंकि वीरान है, तो बहुत जल्दी इंटर होने की कोशिश करती है। तो भाई गांव छोड़कर लोग जाए ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, गांव में ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत की थी 2023 में। इसका उद्देश्य था कि चीन और उसके चीन से लगी हुई जो बॉर्डर्स है इंडिया की, वहां पर जो सीमावर्ती गांव हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सके, वहां पर सारी बेसिक फैसिलिटी दी जा सके, ताकि वो लोग माइग्रेट ना करें। लेकिन अब इसका सेकेंड फेज जो आया है ना, असम के नाथनपुर विलेज से इसकी शुरुआत की गई है भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। इसका उद्देश्य सेकेंड फेज का कि भाई चाइना के अलावा भी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, यहां पर भी अब जो सीमावर्ती गांव हैं उनको डेवलप किया जा सके। तो चीन के अलावा अब दूसरी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर जो हमारी लगती है जिस भी देश से, वहां पर भी हम गांवों को डेवलप करेंगे। यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के सेकेंड फेज का मुख्य उद्देश्य है। तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। पहला जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था फेज 1, ये 2023 में शुरू हुआ था। अभी हम पहले सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड फेज थोड़ा बड़ा है। इसमें क्या होगा कि कुल 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज के 17 क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा, और इसमें 1954 विलेजेस को विकसित किया जाना है। टोटल कॉस्ट 6,839 करोड़ यहां पर आने वाली है। कुल बजट रखा गया है सेकेंड फेज का, और ये फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक लागू होगा सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज 2023 में आया था। भारत में चीन से लगी हुई जो नॉर्दर्न बॉर्डर से उन गांवों का विकास करना, और इसके लिए जो बजट रखा गया था, 4 राज्य उस वक्त डिक्लेयर किए गए थे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जिनकी बाउंड्री लगती है चाइना से। उस वक्त बजट रखा गया था पहले फेज का 4,800 करोड़ रुपए, और अब दूसरा फेज शुरू किया गया है। आगे चलिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। हर साल यह डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 21 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उद्देश्य क्या है? पूरे वर्ल्ड में जो भाषाई विविधता है और जो मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन है, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से, लोगों को इसके प्रति अवेयर करने के उद्देश्य से मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। देखिए, यूनेस्को की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 7,000 लैंग्वेजेस, बोलियां और साइन लैंग्वेजेस प्रचलित है। अगर पूरे वर्ल्ड में हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं ना, विजिट करते हैं, घूमते हैं, तो 7,000 लगभग लैंग्वेजेस, बोलियां, साइन लैंग्वेज, ये फेमस है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर एजुकेशन देखें ना, तो एजुकेशन केवल 351 लैंग्वेजेस में ही दिया जा पा रहा है। इससे होता क्या है, जो स्थानीय लैंग्वेज के लोग हैं, जिनको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम यूनेस्को ने नोट किया। इसीलिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये मनाया जाता है हर साल 21 फरवरी को, ताकि जो भाषाई विविधता है ना, उसके प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके और मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन को भी वर्ल्ड में बढ़ावा दिया जा सके। यूनेस्को ने 1999 में इस डे को मनाने की घोषणा की थी, और पहली बार ये सन 2000 में मनाया जाना शुरू किया गया। यूनाइटेड नेशन ने आगे चलकर 2002 में इसे मान्यता दी थी। 21 फरवरी की डेट क्यों चुनी गई? तो 21 फरवरी एक ऐतिहासिक मूवमेंट है बांग्लादेश में, जो कि उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था। तो पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ था कि बंगाली लैंग्वेज के समर्थन में जो यूथ था ना पूर्वी पाकिस्तान का, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, और उस प्रोटेस्ट में 5 छात्रों की मृत्यु हुई थी। इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त ये काफी मुद्दा उठा था। तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए 21 फरवरी का दिन निश्चित किया गया इस डे को मनाए जाने के लिए, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 2026 में यूथ वॉइसेस ऑन मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, यह थीम रखी गई है इस डे की।
तो 2026 की थीम भी याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है। और 21 फरवरी को मनाया जाता है, सन 2000 से ये हर साल मनाया जा रहा है। यूनेस्को ने इसे पहली बार अनाउंस किया था। तो ये पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम करने वाली संस्था है, कल्चर को प्रमोट करने की वाली संस्था है। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 194 मेंबर कंट्रीज मेंबर है यूनेस्को की। और आंद्रे एंजोले यूनेस्को के करंट डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। ठीक है, तो इजी याद रखिएगा। आगे आते हैं। वर्ष 2026 में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड लगातार दूसरी बार किसे प्रदान किया गया है? 2026 में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड लगातार दूसरी बार दिया गया है किसको? तो यह अवार्ड दिया गया है समीर कनोडिया को, लगातार दूसरी बार। कौन सा है? सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, अगर हम समीर कनोडिया की बात करें तो सेकेंड टाइम इन्होंने यह अवार्ड जीता है और ये ल्यूमिना डेटामेटिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद पर हैं। ल्यूमिना डेटामेटिक्स की बात करते तो ये एक डेटा सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी, आगे हम बात करेंगे डिटेल में। तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद पर है समीर कनोडिया, जिनको हाल ही में सेकेंड टाइम सीईओ ऑफ द ईयर का इंडिया में अवार्ड दिया गया। देखिए, अवार्ड कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलकर देता है ना, कि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। और कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड HRD कांग्रेस, स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्रीज ग्रुप, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, तो इंडिया के सीईओ समीर कनोडिया को सेकेंड टाइम सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और ये जो अवार्ड है ना, द बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर प्रोग्राम का हिस्सा है, जो कि 2002 में शुरू किया गया था। एक प्रोग्राम है, उसके तहत दिया जाता है। 2002 से दिया जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 23 साल हो गए इस अवार्ड को दिए जाते हुए। ल्यूमिना डेटामेटिक्स, जैसा कि हमने बात की, दुनिया के बड़े पब्लिशर्स के लिए काम करने वाली कंपनी है, डेटा सर्विसेज प्रोवाइडर है। जैसे फॉर एग्जांपल बुक्स, रिसर्च पेपर्स, ई बुक को तैयार करना, एडिट करना, डिजिटल फॉर्मेट में बदलना, ये सारे काम ल्यूमिना डेटामेटिक्स करती है। दुनिया के 10 में से 8 सबसे बड़े जो एकेडमिक पब्लिशर है ना, इस कंपनी के ग्राहक है। और भारत के अलावा यूएसए, यूके, जर्मनी, फिलीपींस में भी इसके ऑफिसेज देखने को मिलते हैं ल्यूमिना डेटामेटिक्स के। तो इसी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं भारतीय समीर कनोडिया, जिनको हाल ही में सेकेंड टाइम सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया गया। आगे चलेंगे। 78th ज़ोमी नेशनल डे किस राज्य में आयोजित किया गया? ज़ोमी नेशनल डे यह आयोजित किया जाता है ज़ोमी कम्युनिटी के बीच में, और यह कम्युनिटी निवास करती है स्पेशली भारत के मणिपुर राज्य में। वैसे पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर के अलावा भी राज्यों में देखने को मिलती है, लेकिन ये जो ज़ोमी नेशनल डे, ये मणिपुर में जो ज़ोमी कम्युनिटी है वो मनाती है। इस बार 78th एडिशन आयोजित किया जा रहा है ज़ोमी नेशनल डे का। तो मणिपुर के जो डिप्टी सीएम हैं लोसी दिखो, इन चीफ गेस्ट के रूप में यहां पर शामिल हुए थे। इस साल 20 फरवरी को ये मनाया गया है। वैसे 20 फरवरी ही की डेट को हर साल ये मनाया जाता है, ओके, ज़ोमी नेशनल डे, क्योंकि ज़ोमी कम्युनिटी का एक पॉलिटिकल और कल्चरल आंदोलन से ये जुड़ा हुआ है, जो कि इतिहास की एक कभी घटना रही है। तो ज़ोमी कम्युनिटी की एकता को यह घटना दर्शाती है। कभी कोई प्रोटेस्ट के रूप में, आंदोलन के रूप में ये इतिहास में घटा था। तो इसी को याद में रख के 20 फरवरी की डेट को चुना गया, क्योंकि ज़ोमी कम्युनिटी की एकता को, उनकी जो वीरता है उसको दर्शाता है यह आंदोलन, जो इतिहास में कभी हुआ होगा। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में 20 फरवरी की डेट को चुना गया। और 1970 के दशक में सामूहिक रूप से यह पहली बार शुरू किया गया ज़ोमी कम्युनिटी में। एक एसटी कम्युनिटी, एक ट्राइब है जो कि मणिपुर में स्पेशली पाई जाती है। अब जब ज़ोमी नेशनल डे मनाया जाता है तो ज़ोमी कम्युनिटी की समृद्ध परंपरा को दर्शाया जाता है। उनके जो ट्रेडिशनल नृत्य, जो ट्रेडिशनल पकवान है, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। और इस तरीके से मिलकर ज़ोमी नेशनल डे आयोजित किया जाता है। ज़ोमी ट्राइब के मध्य में ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक, इनका आयोजन किया जाता है। ज़ोमी एक ट्राइब है जो कि मुख्य रूप से मणिपुर में निवास करती है, लेकिन इसके अलावा भी मिजोरम और नागालैंड में इनका निवास देखने को मिलता है। भारत के जो नेबर कंट्रीज है, म्यांमार में ये देखने को मिलती है, क्योंकि म्यांमार का क्षेत्र लगा हुआ है पूर्वोत्तर राज्य से।
इंडिया में इस कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा है, मतलब एक जो शेड्यूल्ड ट्राइब होती है, मतलब अनुसूचित जनजाति, इसका दर्जा दिया गया है। तो इनका जो जोमी नेशनल डे वो याद रखिएगा कहां मनाया जाता है, तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर में हमेशा हिंसा की स्थिति रहती है, आपको पता है पिछले 3 साल से वहां पर हिंसा की स्थिति है। तो इसी कंडीशन में मणिपुर के जितने भी फैक्ट आर्ट एंड कल्चर से अगर कोई भी फैक्ट आता है तो उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलेंगे। पर्यावरण के ऑस्कर के नाम से मशहूर अर्थ शॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो अर्थ शॉट अवार्ड 2026 की मेजबानी करने वाला है भारत का मुंबई शहर। आपको पता है एनवायरमेंट का ऑस्कर कहलाता है अर्थ शॉट अवार्ड। 2026 में इसका जो समारोह होगा वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। पहली बार है इतिहास में कि इसका समारोह मुंबई में या इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया बोल लेते हैं, पहली बार है कि ये इंडिया में आयोजित हो रहा है। ठीक है, मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 के दौरान अनाउंस किया गया कि अर्थशॉट प्राइज 2026 समारोह का आयोजन इस साल मुंबई में किया जाएगा। एंड में होगा 2026 के अक्टूबर नवंबर मंथ तक। ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र का ऑस्कर कहलाता है। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्लोबल लेवल पर बहुत ही फेमस एक अवार्ड है, पर्यावरण का ऑस्कर कहलाता है। देता कौन है ये समझो, एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल अवार्ड है। पृथ्वी को बचाने के लिए किसी ने भी अगर कोई यूनिक इनोवेशन किया है ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशन दिया है, तो इसे किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जा सकता है अर्थ शॉट प्राइज देकर। देता कौन है? देखिए, शुरुआत 2020 में की गई थी। प्रिंस विलियम जो कि ब्रिटेन के प्रिंस थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और ये ब्रिटेन में ही वहां की द रॉयल फाउंडेशन है, उसके सपोर्ट से हर साल दिया जाता है। ठीक है, द रॉयल फाउंडेशन के सपोर्ट से। तो प्रिंस विलियम ने इसकी शुरुआत की थी 2020 में, ब्रिटेन के प्रिंस थे। अब इस अवार्ड को शुरू किए जाने का उद्देश्य था कि 2030 तक हम पृथ्वी का संरक्षण कर पाए। अगर इन्वायरमेंट के तौर पर देखें तो ऐसे इनोवेशन को हम बढ़ावा देंगे जो इन्वायरमेंट से संबंधित हो, और 2030 तक इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना यह अर्थशॉट प्राइज का मुख्य उद्देश्य था। 5 विनर 5 अलग कैटेगरी में चुने जाते हैं। अर्थशॉट प्राइज के तहत 5 विनर चुने जाते हैं और सभी को 1 मिलियन पाउंड दिया जाता है। लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है हर व्यक्ति को। 1 मिलियन पाउंड बहुत बड़ा अवार्ड है। प्राइज के तहत 5 विनर होते हैं, हर विनर को 1 मिलियन पाउंड की राशि दी जाती है। अब 5 जो अलग अलग कैटेगरीज होती है वो किन किन क्षेत्र में इनोवेशन को दिए जाते हैं? तो एक तो प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, ये एक कैटेगरी हो गई। फिर क्लीन अवर एयर, ये दूसरी कैटेगरी हो गई, स्वच्छ हवा के लिए किसी ने इनोवेशन किया हो। रिवाइव अवर ओशन, महासागरों का पुनरुद्धार। बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड, और फिक्स अवर क्लाइमेट। तो ये 5 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके क्षेत्र में पर कैटेगरी में एक एक व्यक्ति को अवार्ड दिया जाता है। अर्थ शॉट प्राइज 2026 में इसका जो समारोह आयोजित होगा वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा साल के एंड में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 23वां फाउंडेशन डे मनाया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नेशनल जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो कमीशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसका स्थापना दिवस सबसे पहली बार जो स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी। देखिए, पहले भी 2004 के पहले भी हमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देखने को मिलता है, लेकिन वो मर्ज था किसके साथ? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के साथ। तो 2004 में दोनों को सेपरेट किया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना दिवस 2004 से माना जाता है और 2004 से हर साल इसका स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल 23वां स्थापना दिवस है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। स्थापना की गई थी सबसे पहली बार 19 फरवरी 2004 को। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके पहले भी SC/ST एक जॉइंट नेशनल कमीशन था, वो 12 मार्च 1992 में बन चुका था। लेकिन आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 में, और इसके माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल
338 ए में प्रावधान देखने को मिलता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का। कौन सा आर्टिकल है? 338 का सब क्लॉज ए। 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। संवैधानिक दर्जा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया और सेपरेट किया गया तो 2004 में 19 फरवरी को इसकी स्थापना हुई, जब इसको सेपरेट किया गया। तब से हर साल इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो इस साल इसका 23वां स्थापना दिवस है। ओके, जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके विकास के लिए कार्य करना, यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्य कार्य है। नई दिल्ली में इस संस्था का हेडक्वार्टर है और अंतर सिंह आर्य इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। इजी लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित माउंट कैनलॉन वॉल्केनो किस देश में स्थित है? कुछ मंथ पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। माउंट कैनलॉन वॉल्केनो यह हमको देखने को मिलता है फिलीपींस में, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है वहां पर फिलीपींस, जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, वहां पर इस ज्वालामुखी की लोकेशन देखने को मिलती है माउंट कैनलॉन। एक्चुअल में इस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, काफी खतरनाक विस्फोट हुआ था। 2000 मीटर ऊपर तक इसकी राख और धुआं उठ के गया था। 2000 मीटर ऊपर तक, है ना, 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट ऊपर तक गया था। तो काफी खतरनाक विस्फोट हुआ है इस ज्वालामुखी में। एक्चुअल में ये जो ज्वालामुखी है ना, ये इंडियन ओशियन के जो पैसिफिक ओशियन है उसके रिंग ऑफ फायर में आता है ना। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन का वो एरिया जहां पर वर्ल्ड के 80% तक भूकंप और ज्वालामुखी एक्टिविटीज देखने को मिलती है। तो उसी में क्योंकि फिलीपींस भी है, तो फिलीपींस और इंडोनेशिया ऐसे क्षेत्रों में वर्ल्ड के एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। तो उसी में माउंट कैनलॉन वॉल्केनो है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। फिलीपींस के नेग्रोस आइलैंड पर यह ज्वालामुखी देखने को मिलता है। एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है, मतलब राख और लावा के कारण एक शंकु के आकार का ढल जाता है, यह कहलाता है स्ट्रेटो वॉल्केनो। फिलीपींस रिंग ऑफ फायर में स्थित है। अगर हम वर्ल्ड के स्ट्रेटो वॉल्केनो का एग्जांपल देखें तो माउंट फ्यूजी जापान में, यह शंकु के आकार का। एक माउंट विसुवियस इटली में देखने को मिलता है। एक माउंट एटना इटली में स्थित है। एक माउंट रेनियर यूएसए में देखने को मिलता है और एक क्राकाटोआ वॉल्केनो ये इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। तो ये वर्ल्ड के सभी एक्टिव वॉल्केनो स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो कि हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग देशों में। यहां से भी क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, ठीक है। फिलीपींस ईस्ट एशिया की एक कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया की। कैपिटल है मनीला। फिलीपींस पेसो यहां के ऑफिशियल करेंसी है और बोंग बोंग मार्कोस यहां के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। 23 फरवरी के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 20 फरवरी 1987 को किन दो राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य। भारत किस अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन में शामिल हुआ है? तो यह कौन सा था? पैक्स सिलिका। 3 दिवसीय राजकीय ईंट खोरी महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? झारखंड में। भारत में पहला यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस कहां स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। वॉइस एरा को किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है भाषिणी प्लेटफॉर्म पर। दिबांग बहुउद्देश्य परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? तो इसे बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। मिलान कॉर्टिना 2026 विंटर पैरालंपिक के लिए रूस का पर लगा प्रतिबंध किस संस्था ने हटाया है? तो यह इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने हटाया है। 6th राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित की जा रही है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के डोडा में। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 फरवरी को। और किस राज्य की कैबिनेट ने नेटिविटी कार्ड बिल को मंजूरी दी है? तो यह हो जाएगा केरला स्टेट। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। तो रक्त चूसने वाली जो जोंक है वो एनालिडा समूह या संघ में आती है या उससे संबंधित है। जल में घुलनशील क्षारी को या क्षार को क्या कहा जाता है? तो अल्कली के नाम से पुकारा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष से शुरू की थी? तो यह शुरू हुई थी, ईयर पूछा था वैसे, 1853 में। मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की पहली रेलवे लाइन थी जिसका इनॉग्रेशन 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर।
आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? होली का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस मास में या मंथ में मनाया जाता है? हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग। विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक और प्रमुख स्रोत कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर करके जाइए। पीडीएफ के लिए चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर आप क्विज भी लगा पाएंगे डेली करंट अफेयर का। कल मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।